नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में दुनिया में घटित होने जा रही एक ऐसी विचित्र घटना पर चर्चा करने के लिए जिसे जानने के बाद आप कहीं ना कहीं अपना सर पकड़ लेंगे और ये सोचने लगेंगे कि यार ये सब कैसे हो सकता है। अच्छा, मैं पहले भूमिका बना देता हूं, फिर मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा, क्योंकि बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पहले किरदारों का परिचय हो जाए। जैसे फिल्म में देखने से पहले किरदारों को बताया जाता ना कि भाई आज इसका रोल ये कर रहा है, इसका रोल ये कर रहा है, कुछ वैसे समझ लो दुनिया में कुछ वैसी घटना घटित हो रही है। क्या हो रहा है, आइए सुनते हैं। नंबर 1, दुनिया में सब जानते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है और वहां पर शांति आनी है। ये बिल्कुल वैसे है जैसे आपका और आपके पड़ोसी की लड़ाई चल रही हो, लेकिन जिस पड़ोसी से लड़ाई चल रही है उस पड़ोसी से आपका कोई समझौता नहीं करा रहा है। एक तीसरा व्यक्ति है जो कहीं चौथी कॉलोनी में रहता है, वो आता है आपसे बात करने के लिए किसी और के घर में और आकर कहता है कि सुनो, आपकी जो पड़ोसी से लड़ाई चल रही है ना, मैं इसको मैनेज कर सकता हूं। लेकिन मुसीबत यह है कि दोनों पड़ोसियों को साथ नहीं बिठाना है। आप उस पड़ोसी को छोड़ करके चौथी गली में रहते हुए किसी आदमी से मिलते हैं और कहते हैं कि यार हमारा थोड़ा समझौता करा दो। आप कहोगे सर क्या वाहियात बात कर रहे हो। मैं नहीं कर रहा हूं भाई, एग्जैक्टली ऐसा चल रहा है। बोले क्या चल रहा है भाई। ऐसा चल रहा है कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और उस कॉन्फ्लिक्ट में अब यूक्रेन को ही किनारे कर दिया गया है कि सुनो, तुम्हारे साथ युद्ध चल रहा है ना। बोले हाँ यार, याद तो था कि तुम्हारे साथ चल रहा है, पर तुम सुनो, तुम दूर रहो, हम बात कर रहे हैं, बड़े लोग बात कर रहे हैं, तुम बीच में मत बोलो। पर सर मर तो मैं रहा हूं, तो क्या फर्क पड़ गया, मरो यार, बैठो थोड़ी देर के लिए, बात करने दो इससे। तो बोले हम अमेरिका वाले हैं और हम रूस से बात कर रहे हैं, युद्ध की बीच की सहमति सेटल कर रहे हैं। पर सर मेरा युद्ध है, यूक्रेन हूं मैं, मेरा युद्ध है रूस से। अरे पागल हो गए हो यार, तुम्हारा युद्ध नहीं है, अमेरिका का युद्ध है। तुम तो पपेट थे, बाइडेन ने तुमको वेपन दिए थे, तुम लड़ाई लड़ रहे थे। हैं, हम अपने देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। हाँ हाँ, तुम अपने देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, बाइडेन तुमको वेपन दे रहा था, तुम लड़ रहे थे। अब तुम चुप बैठो, अब ट्रंप का शासन है, अमेरिका डिसाइड करेगा, तुम तो रहने दो यार, तुम सीधा पुतिन से बात करेंगे कि क्या मामला सेटल होना है। आप कह रहे हैं सर ये हो क्या रहा है। मैं कहा भाई सब कुछ ऐसा ही हो रहा है। क्या हो रहा है, एक बार जरा मैप देखते हैं। ये जो एरिया देख रहे हैं आप, आजकल ये दुनिया का वो क्षेत्र है जो लंबे संघर्ष में गुजरा है और आजकल ये दुनिया को शांति की राह दिखाने वाला हो रखा है। बोले कैसे, अच्छा बताते हैं। आप प्रॉब्लम लाइए, सॉल्यूशन यहां मिलेगा। कैसे, आइए दिखाते हैं। इजराइल का ईरान से कॉन्फ्लिक्ट हो, सॉल्यूशन यहां मिलेगा। इजराइल का हमास के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो, सॉल्यूशन यहां मिलेगा। कतर में बैठो, बैठकर बातचीत करो। जब भी अमेरिका को लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में कुछ भी करना है, आओ भैया गल्फ कंट्रीज में बैठेंगे। चाहे किसी देश में बैठना पड़े, कतर में बैठना पड़े, दुबई में बैठना पड़े या फिर सऊदी में बैठना पड़े, तीनों में से कहीं भी बैठ करके टेबल लगाएंगे। अमेरिका वालों की एक पैर तो यहीं रखी रहती है। पूरे टाइम इनका विदेश मंत्री की सबसे ज्यादा ट्रिप जहां होती हैं उस संभवतः क्षेत्र का नाम गल्फ कंट्रीज है। यहां पर इनका एनी टाइम फ्लाइट उतरता रहता है। इजराइल आए थे तो सोचा कि एक बार जाकर दुबई हुआते हैं। कुछ वैसा हाल इन लोगों के साथ लगा रहता है। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भी कुछ ऐसा कर रहा है। यही गल्फ कंट्री, ये एक ऐसा न्यूट्रल प्लेस बनकर आ गया है, आर्बिट्रेशन सेंटर बनकर के आ गया है। यहां पर पंचाट होती है, बैठ करके डिसाइड किया जाता है कि लो भाई साहब आओ जरा बताओ क्या बात होनी है। आप कह रहे हो सर बड़े मजे ले रहे हो। अरे भाई साहब बिल्कुल मजे ले रहे हैं, और कहो तो चाय मंगा लें, बैठकर इस चर्चा का आनंद लेने वाले हैं। बोले क्यों। देखो कहानी यह है कि इस समय अमेरिका की तरफ से अमेरिका के विदेश मंत्री सऊदी अरब की यात्रा के लिए रवाना हो चुके हैं। अरे वाह। और रूस की तरफ से भी रूस के विदेश मंत्री सऊदी की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं और कल मीटिंग है। किनकी, अरे भाई दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की। अरे सर, ट्रंप की और पुतिन की मुलाकात थोड़ी हुई है भाई साहब। ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से पहले पहले इन सिपाहियों को भेजा जाता है कि जाओ पहले रास्ता देखो कि सब सही है, तब हम आएंगे। ऐसा ही होता है। अगर भारत के प्रधानमंत्री को भी कहीं जाना हो तो पहले विदेश मंत्री उस जगह की यात्रा करते हैं, सारी व्यवस्थाएं एनएसए को लेकर जाते हैं कि देखो सब सही है, तब जाकर के प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। ऐसे ही दुनिया के जब बड़े राष्ट्राध्यक्ष मूवमेंट करते हैं तो उनके विदेश मंत्री पहले जाकर सारी साख सुविधा देखते हैं, सब सही तो है। जब वो कंफर्म कर देते हैं कि हाँ सर सब बढ़िया है, अब आ जाओ, तब जाकर के वो लोग वहां पहुंचते हैं। ऐसा बड़ा रस आ रहा है इस बात में। तो आगे क्या है, आगे कहानी यह है कि जिस यूक्रेन ने अपने न जाने कितने लोग गंवा दिए, कितना क्षेत्र गंवा दिया, वो बेचारा निकल पड़ा वहां से कि अरे भाई सऊदी में चर्चा कर रहे हो तो मुझे भी तो ले लो, मैं भी तो हूं, मेरी ही तो बातें करोगे। बोले नहीं 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 नहीं, ट्रंप का आदेश है कि तुमको बातों में नहीं लेना है यार, तुम बेकार आदमी हो। बेकार आदमी है सर, मेरा हिस्सा गया है। नहीं नहीं, तुम बेकार आदमी हो। तो सर चिंता मत करो, आप अगर सऊदी अरब में मीटिंग करोगे तो मैं यूएई के अंदर, दुबई के अंदर जाके दुबक के बैठ जाऊंगा और आपकी बातें सुनूंगा।
भाई साहब जेलेंस्की निकल लिए हैं और वो दुबई की यात्रा पर हैं। बोले सर दुबई तो यूएई में है। मैंने कहा हाँ, यूएई सऊदी से बॉर्डर लगाता है। बोले हाँ, सऊदी के अंदर आकर के रूस के और अमेरिका के विदेश मंत्री मिल रहे हैं। बोले बिल्कुल। तो ये दुबई में क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, इंतजार कि क्या पता कोई इन्हें भी कह ले कि ला आजा भाई तेरी ही बात कर रहे हैं। ये भाई साहब निकल करके चल दिए हैं। बोले ये हो क्या रहा है? वही हो रहा है जिसका दुनिया इंतजार कर रही थी। चिल्लाते चिल्लाते अपन लोगों को अरसा हो गया कि दुनिया में भिड़ाने वाले देशों को अमेरिका और रूस ही हैं, लेकिन अब ये दोनों ही साथ में बैठकर शांति की बात कर रहे हैं। यूक्रेन को अपने आप को देखकर बड़ा ठगा सा महसूस हो रहा होगा। उसे लग रहा था कि वो संघर्ष कर रहा था, उसे तो मात्र एक पपेट बनाया हुआ था, जस्ट लाइक क्यूबा। क्यूबा को लग रहा था कि उसने अमेरिका की नाक में दम कर दिया, वो तो रूस था। खैर, फिलहाल के लिए इतना ही नहीं घटा है, एक और रायता भाई साहब फैला हुआ है, और वो फैला हुआ है यूरोप वालों की बेइज्जती का। देखो क्या है ना, ये समय का चक्र है, ये ऐसे ही घूमता है। एक समय था जब यूरोप वालों ने दुनिया के नाक में एकदम दम करके रखा था, दुनिया के हर देश पर कब्जा करने की चाहत, जहां चाहो फैल जाओ की आदत। अब क्या हो रहा है कि यूरोप को आराम की मुद्रा में जाते हुए दुनिया देख रही है। ये अब लोग इस स्थिति में जा चुके हैं कि अमेरिका इनको गांठ ही नहीं रहा है, इनकी इतनी भर भर के इंसल्ट कर रहा है, इनके मुंह पर थूक के चला जा रहा है। आप कह रहे हो सर क्या बात कर रहे हो? भाई साहब एग्जैक्टली ऐसा हो रहा है। यूरोप इस समय अपने सम्मान की सुरक्षा के लिए संघर्षशील है। ये हद तो ये हो गई, अभी 2 दिन पहले 14 से लेकर 16 तारीख के बीच में जर्मनी का एक शहर है म्यूनिख, वहां पर यूरोप के सारे देश एकत्रित होते हैं। वहां पर जेलेंस्की आता है और जेलेंस्की आकर उन्हें धमकाता है, कहता है कि अरे यूरोप के लोगों, कम से कम समझदारी दिखाओ, अमेरिका तुम्हें अब बचाने नहीं आएगा। ये समझो, यूक्रेन पर हमला तो केवल तुम लोगों के लिए एक ट्रंप कार्ड था, दिखाना चाहता था कि देखो मेरे मीनू में क्या है, चख कर देख लो। रूस का असल टारगेट तुम देश हो, क्योंकि तुमने अमेरिका के भरोसे इन लोगों के ऊपर भरोसा करके खुद के वेपन रखने बंद कर दिए। अब वो तुम ही पर हमला करने आगे बढ़ रहा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, ये जान लो। और मेरी नसीहत मानो, मैंने अपना गुलिस्ता बर्बाद होते देखा है। तुम कम से कम अपनी सेना बनाना शुरू करो यूरोप के देशों, अमेरिका के साथ मत रहो। अब आप कहेंगे सर क्या बातें कर रहे हो, तो फिल्मी सी बातें लग रही हैं। एग्जैक्टली यही हुआ है। 14 से 16 फरवरी के बीच में यूरोप के अंदर म्यूनिख सिक्योरिटी काउंसिल सिक्योरिटी टॉक होती हैं। उसके अंदर यूक्रेन के जेलेंस्की की जो बातें हैं मैं वो सुनाऊंगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि वहां अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद थे, और भाई साहब वो उखड़ जाते हैं। किस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, आगे चलते हैं। अब क्या होता है साहब, तो यूरोप से कहा गया कि तुम एक काम करो कि तुम बेटा किसी काम के नहीं हो। तो जेलेंस्की कह रहा है कि अरे अपनी पहचान तो देखो कि तुम भी हो, आज मेरा नंबर है, यूक्रेन के बाद पोलैंड लगा है, लिथुआनिया लगा है, लातविया लगा है, तुम यूरोपियन देश हो, तीनों की तीनों रूस के चपेट में आओगे, तुम सेना इकट्ठी करो। अच्छा, यूरोप के दिमाग में बैठ भी गई। यूरोप वाले सोच रहे हैं कि यार अमेरिका ने हमको भी नहीं पूछा। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है। अब देखो, बताने के लिए तो बहुत कुछ है, जो लोग पुराने समय से कनेक्टेड हैं वो इस पूरी कहानी को रिलेट कर पाएंगे, नहीं तो हमारे पुराने सेशंस आपको फिर से खोज खोज के देखने पड़ेंगे। देखो मैं याद दिलाता हूं, रशिया यूक्रेन जब कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ ना, तो यूक्रेन के चक्कर में अमेरिका ने यूरोपियन देशों से एक लाइन कही कि देखो भाई, अब यूक्रेन पर संघर्ष हुआ है तो तुम सब लोगों को रूस को बायकॉट करना पड़ेगा। बाइडेन ने यही करवाया। बायकॉट के नाम पर क्या करवाया, रूस से चल करके जर्मनी में एक गैस पाइपलाइन आती थी, उसका नाम था नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, जिससे यूरोप के जर्मनी को, जो कि सबसे बड़ी इकोनॉमी है यूरोप की इस समय पर, फ्रांस और जर्मनी टॉप पर चल रहे हैं, जर्मनी को जो गैस पाइपलाइन आती थी उससे सस्ती गैस मिलती थी, जर्मनी गर्म रहता था, जर्मनी के अंदर सर्दी के बिल कम आते थे। लेकिन भाई साहब अमेरिका ने बायकॉट करने के नाम पर यूरोप से कहा कि तुम रूस से कुछ नहीं लोगे। बेचारे यूरोप वालों को लगा कि देखो अमेरिका हमको साथ लेकर चलता है, हमारी बड़ी बड़ी इज्जत है, यूक्रेन के मामले पर हमको साथ लेकर चल रहा है, जैसे हम हैं सारे की सारे पंच और हमारी बातें अमेरिका मानता है। कोई बात नहीं, बाइडेन चले गए, अब ट्रंप आए। ट्रंप ने इनको प्यार से समझाया कि सुनो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी इज्जत नहीं है? इज्जत क्यों नहीं है? कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर अमेरिका पुतिन से बात करेगा, यूरोप बीच में कहां है, तुम लोगों को साथ क्यों बैठाना। और भाई साहब इस बात से बेइज्जत हुआ है फ्रांस, वो इतना बेइज्जत हो गया है कि उसने तो अभी जब मैं आपका सेशन कर रहा हूं इसके कुछ ही देर बाद इमरजेंसी मीटिंग बुला ली है यूरोपियन देशों की कि अरे भाई हम लोग कहीं हैं भी या नहीं, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमको किनारे हटा दिया गया है और इस बात में यूरोप क्या सोचता है इसका भी फर्क नहीं पड़ रहा है।
ऐसे में हमें निर्णय लेना पड़ेगा कि अमेरिका कहीं अपने तरफ से एक तरफा फैसला ना ले ले यूक्रेन के विषय पर। अब आप पूछेंगे ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। जेलेंस्की गला फाड़ फाड़ करके यूरोपियन देशों को अभी 2 दिन पहले यही याद दिलाया है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम बर्बाद होने वाले हो। तो भाई इमरजेंसी मीटिंग है, इतनी सारी घटनाएं जियोपॉलिटिकली घटित हो रही है ना इस समय पर, कि मैं आपको एक खबर में इतनी सारी खबरें कवर करके बताने में भी बड़ा संघर्ष कर रहा हूं, इसलिए जितना संभव है उतना सुनते चलते हैं। तो भाई साहब यूरोप ने इस समय तय किया है कि अगर संभव हो तो हम जेलेंस्की को बचाने के लिए कम से कम अपनी सेना ही भेज देते हैं, वो जाकर के वहां खड़ी हो जाए। लेकिन इतना आसान ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बेचारे का फैसला ये 2 लोग मिलकर के सऊदी में लेने वाले हैं। ट्रंप ने जैसा पहले कहा था कि मैं दुनिया में सब कुछ सॉर्टेड कर दूंगा जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा, पहले बेचारे इसको इस्तीफा दिलवा दिया। इस्तीफा दिलवाने के बाद में टैरिफ का वॉर शुरू किया। टैरिफ वॉर में बहुत से देशों के साथ जो करना था वो करा। नेतन्याहू को उम्मीद दे दी कि मैं हमास को खत्म कर दूंगा। ये सोच रहा था कि इसे भूल गए, इसे ऐसा भूले कि भाई साहब इसको गायब ही कर दिए। गायब करते हुए सीधा पुतिन को फोन मिला दिए। पुतिन से कहा कि सुनो भाई, मिलने की तारीख तय करो, कहां मिलना है। बोले सर अपने आदमी बैठो भेजो ताकि एक बार पता लगा लें कि कैसा रास्ता है। तो ऐसे में साहब ये मार्को रूबियो हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री, ये इस समय मिडिल ईस्ट की यात्रा पर हैं और ये सऊदी पहुंच चुके हैं। ये सऊदी पहुंचते हैं क्योंकि इनको यूक्रेन पर समाधान चाहिए, रूस के साथ मुलाकात करनी है, सऊदी के अंदर मुलाकात रखी गई है। आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सऊदी में और मुलाकात, ये क्या लॉजिक है सर? सऊदी अमेरिका का इस समय का सबसे विश्वस्त है। मतलब ट्रंप और सऊदी के प्रिंस सलमान इस समय समझो आधी कटी रोटी हैं, मित्र हैं जी। बोले कैसे? जमाल खशोगी की जब हत्या हुई थी तब ट्रंप ही थे जिन्होंने प्रिंस सलमान को कहा था होता है कोई नहीं कोई नहीं। बाइडेन ने चुनाव लड़ा था तब यह कहा था कि हम सऊदी को नानी याद दिला देंगे, अगर उन्होंने ऐसा किया है तो हम प्रिंस सलमान के ऊपर पनिशमेंट लगाएंगे। भाई साहब प्रिंस सलमान ने मुक्का दिखा के कहा कुछ कर नहीं सकते आप मेरा, और हुआ भी यही। ट्रंप ने अपनी पहली प्राथमिकता में जहां तय करा है जाना वो सऊदी है। नंबर दूसरा, दुनिया के अंदर दुनिया के देश मिलते हैं कतर में शांति स्थापित करने के लिए, ट्रंप ने डिसाइड किया है सऊदी में मिलेंगे साहब। सऊदी की वैल्यू बढ़नी चाहिए और सऊदी की वैल्यू बढ़ाने के लिए मार्को रूबियो पहुंच चुके हैं। ये मार्को रूबियो की यात्रा है सऊदी के अंदर। पहले ये मैंने वहां इजराइल पहुंचे और उसके बाद में ये उतरते हुए सऊदी दिखाई दे जाते हैं। सब कुछ आरटी इंडिया कवर कर रही है, आप न्यूज को देख सकते हैं। ये मार्को रूबियो उतर रहे हैं, बढ़िया से सऊदी की यात्रा पर हैं और यहां पर इनको इस तरह से सऊदी के विदेश मंत्री से मिलते हुए और बतियाते हुए दिखाया गया है कि ये सब बातचीत कर रहे हैं। आगे का प्लान क्या होना है, आगे से मतलब कल जब वो आएंगे तब क्या करेंगे। तो कौन आएगा तो बताते हैं अभी, लेकिन इससे पहले समझ लो इस मीटिंग में कौन कौन है। पहला, यहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइकल वॉर्ड्स हैं और साथ में स्टीव विटकॉफ भी शामिल हैं इस पूरे डेलीगेशन में। इसी बीच में जो यहां से सरगई लेवरोव हैं, जो कौन है, ये है साहब आपके रूस के विदेश मंत्री। यहां पर आप देख सकते हैं उन्होंने कहा है कि हम अपनी तरफ से इस यात्रा में जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। ड्यूरिंग द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन सरगई एंड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रीअफर्म दैट देयर रेडीनेस टू रीस्टोर रेस्पेक्ट एंड कंस्ट्रक्टिव इंटरस्टेट डायलॉग इन लाइन विद द अप्रोच टू सी द प्रेसिडेंट रशिया एंड द यूएसए। दोनों के राष्ट्रपतियों को मिलाने के लिए हम आपस में मिलने के लिए तैयार हैं। तो भाई साहब ये सरगई लेवरोव हैं और इन्होंने अपनी तरफ से सऊदी जाना लगभग तय कर लिया है। लास्ट मोमेंट पर कुछ हो जाए तो मैं बता नहीं सकता। हेडलाइन लेकिन ये नहीं बनी, हेडलाइन ये बनी कि इसी को नहीं बुलाया गया, जिसकी चर्चा होनी है उसी को नहीं बुलाया गया। आप पूछेंगे क्यों? बोले इसकी आदत खराब है, ये जहां भी जाता है वहां पर जाकर अपनी 10 सूत्री मांग रख देता है, पहले जगह खाली करो, फिर ये करो, फिर वो करो। इसको बुलाया ही नहीं गई। आप यहां पर हेडलाइन देख रहे हैं 16 घंटे पहले की है, यूक्रेन नॉट इनवाइटेड टू यूएस रशिया टॉक, ऐसा सोर्सेज ने बीबीसी को बताया है। यह हेडलाइन बनती है और हेडलाइन में ये एक तरह से यूक्रेन के लिए बड़ा मजाक साबित हो जाता है कि सोचो आप ही की बातें होनी है और आप ही को नहीं बुलाया गया। इस पर यूक्रेन भड़क गया और यूक्रेन ने कहा कि इस मीटिंग का जो भी नतीजा निकलेगा हम इसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, मतलब आप पिट रहे हो, आपकी पिटाई पर दो पड़ोसी बैठकर डिसाइड कर रहे हैं कि इसको कितना पीटना है। बोले नहीं नहीं रोक दो रोक दो रोक दो। वो कह रहा है अरे मैं पिट गया, मेरी तो बात मान लो। बोले नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं है आपका। तो इसने कहा है कि मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा इस बात को। क्यों नहीं मानूंगा? इसको बुलाया क्यों नहीं जा रहा है? तो इसके पीछे का बड़ा रीजन है साहब, क्योंकि जेलेंस्की जहां जाते हैं अपना एक फर्रा निकाल लेते हैं कि ये 10 पॉइंट है साहब, इन पॉइंट्स को मानो। बोले नहीं मान सकते, पुतिन को हम पीछे हटने की नहीं कह सकते। पुतिन ने जो कब्जा कर लिया, ज्यादा बात मानोगे तो तुमको हम यही कह सकते हैं कि अपने मिनरल्स हमें दे दो। यानी अमेरिका यूक्रेन से मिनरल्स मांग रहा है कि तुम हमें दे दो। खैर कोई बात नहीं साहब। सबसे ज्यादा जो बेइज्जती हुई ना, सामूहिक बेइज्जती, वो इन लोगों की। ये कौन है? यूरोपियन लीडर्स हैं। क्यों हुई? जेलेंस्की को नहीं बुलाया, समझ में आता है कि भाई ठीक है तुझको वैल्यू ट्रंप देते ही नहीं है,
लेकिन ट्रंप यूरोप को भी वैल्यू नहीं दे रहे हैं। यह भाई घनघोर बेइज्जती है। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों? इसके साथ जो हो रहा है वो तो अत्यधिक दुखी होने की बात है। इनको क्यों नहीं बुलाया गया? इसके पीछे क्या है? अब इसके पीछे की कहानी सुनो। ये फरवरी 15 की खबर है, जिस समय जेलेंस्की ने कहा कि हमको आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूरोप बनानी चाहिए। बाय द वे, यूक्रेन को आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूरोप के अंदर यूरोप में ही शामिल नहीं माना जाता, यूरोपियन यूनियन में नहीं माना जाता है। फिर भी ये भाई साहब ने ऑफर दे दिया कि आर्म्ड फोर्सेस ऑफ यूरोप बनाओ। अब ये क्या कहानी है, अब वो सुनो। देखो, म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई 14 फरवरी से 16 फरवरी के बीच में। आज आप मेरा ये सेशन सुन रहे हैं 17 फरवरी के दिन में, ठीक है साहब। इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का पहले मतलब समझो। ये दुनिया में बिल्कुल वैसे ही है जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग होती है ना, ऐसे ही म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है। जर्मनी ने अमेरिका से बातचीत सुचारू रखने के लिए इसका स्थापना की थी, कभी बचपन में। बचपन से मतलब बहुत पुरानी बात है, 1960s की बात है। तब अमेरिका और जर्मनी किस तरह से अपनी बातों को अच्छा रख पाए, इसके लिए एक होटल के अंदर ये लोग अपने अधिकारियों को और बड़े लोगों को मिलाया करते थे। उसी क्रम में इस बार भी इसे बेयरशियर हॉफ नाम की होटल, जो कि म्यूनिख में है, वहां पर इसे स्थापित किया गया। यह मीटिंग 1962 से शुरू होकर अब तक चल रही है। मात्र 2 बार कंडीशंस ऐसी हुई हैं जब यह मीटिंग नहीं हो पाई, अदरवाइज 1962 से लेकर 2025 आ गया है, इस मीटिंग का आयोजन हर बार होता है और इसमें दुनिया भर के नेताओं को बुलाया जाता है। इवन भारत भी इसमें प्रेजेंट होता है। 70 से ज्यादा देश इस बार भी यहां पर हाजिर हुए थे। यहां पर गल्फ वॉर जब 1991 में हुआ था तब, और एक बार 1997 में जब फॉन क्लाइस्ट की मौत हुई थी तब, केवल 2 ही बार इसे आयोजित नहीं किया गया। अदरवाइज कोरोना काल में भी इसे ऑनलाइन आयोजित करवाया गया था। 1999 से इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भारत भी प्रेजेंट होता रहा है। इस म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में 14 से 16 फरवरी के बीच में जेलेंस्की पहुंच जाते हैं। जेलेंस्की पहुंचते हैं, इनवाइट किया जाता है और ये वहां जाकर भाषण दे देते हैं साहब। भाषण क्या देते हैं, अब ये सुनना चाहिए, यहां से पढ़िएगा। No. Own military. US does not see Europe as a partner. Europe must build its own army together with Ukraine. अब देखो, इस बात का मतलब समझो, ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। पहले इस बात का मतलब समझो। ये भाई साहब बोल जो बात रहे हैं, मैंने इसलिए आपको लाइन पढ़ने की कहा, इन्होंने यूरोप को ही आह्वान दे दिया कि आप ये याद रखिए कि अमेरिका अब यूरोप को पार्टनर नहीं मानता है। ऐसे में यूरोप को अपनी आर्मी बनानी चाहिए और अपने पुराने दिन याद करने चाहिए। इतना ही नहीं, इन्होंने बकायदा यह तक कहा कि बेलारूस नाम का जो देश है अब वो रूस ही है। पहले यह समझो, वहां का लुकाशेंको एक्सटेंडेड रूस चला रहा है। बेलारूस के साथ 4 देश बॉर्डर बनाते हैं। एक तरफ तो रूस है ही, एक तरफ यूक्रेन है, एक तरफ पोलैंड है, एक तरफ लिथुआनिया है, एक तरफ लातविया है। तो पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया, ये 3 देश यूरोप के देश हैं। बेलारूस न्यूक्लियर वेपन रखता है। मेरा जो हुआ सो हुआ, लेकिन आप भी अब बचे हुए नहीं हो। भाई इसकी बातों पर यूरोप में तालियां बजने लग गई। सोचो, 70 से ज्यादा देश थे दुनिया भर के, यूरोपियन देश भी थे, उनको इसकी बात में दम नजर आई कि यार ये बात तो आप सही कह रहे हो, अमेरिका तो हमें गांठ ही नहीं रहा। इसकी बात से यूरोपियन देशों को बेइज्जती फील हुई। यार ये बात तो बिंदा एकदम सही बोल रहा है, इसके हालत खराब है, इसका क्षेत्र कब्जे में आ गया, लेकिन पोलैंड का, लिथुआनिया का, लातविया का, इनका क्या होगा? तो ऐसे में इन देशों को भी चिंता होना शुरू हुई। इस बात पर यूरोपियन देशों ने सबने खोपड़ी खुजाली कि यार हमको तो इसने नाटो में ले रखा था, अब क्या होगा? अमेरिका ने इनको नाटो में लिया था, लेकिन ट्रंप तो जब से आए हैं तब से नाटो को भी वो तो भला बुरा बोल रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि नाटो कुछ नहीं है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी है। नाटो अमेरिका पाल रहा है, ना कि यूरोपियन देश नाटो को पाल रहे हैं। तो बोले ऐसे में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ट्रंप ने डे 1 से ही नाटो को भी बिल्कुल मीनिंगलेस साबित कर दिया कि यूरोपियन देश मेरे किसी काम के नहीं है। यूक्रेन के केस में यूक्रेन को साथ नहीं लिया। इंटरेस्टिंग, जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी वाली बात है यूरोपियन देशों के लिए, इस शर्मिंदगी से इमानुएल मैक्रोन तो इतने छटपटा गए कि मेरा सेशन जब हो रहा है इसके कुछ ही देर बाद अब फ्रांस के अंदर इन यूरोपियन देशों की चर्चा हो रही है। बैठकर इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है कि यार हमें ही नहीं बुलाया,
हमें ही नहीं बुलाया यूक्रेन पीस टॉक में, बताओ हमारे साथ कैसा हो गया। तो ऐसे में इस बंदे का यह कहना कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, उनको अचानक याद आ गया कि हाँ भाई बात तो सही कह रहे हो। इसकी बातों को पूरी दुनिया के अंदर फुटेज मिली कि यार बात तो एकदम सही है, ये बंदा जो है। ऐसे में रहा सहा कसर जो है ना, इन्होंने जेडी वेंस ने निकाल दी। क्या? जैसा मैंने आपसे कहा, जर्मनी के अंदर जाकर के अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जर्मनी वालों से मुलाकात कर रहे हैं। ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की ही बात है। ऐसे में जेडी वेंस ने यूरोपियन देशों को और भला बुरा कह दिया। क्या कहा? ये तुम लोगों का जो सिस्टम है ना, अपने यहां पर आकर के अवैध प्रवासियों को बसा करके उन्हें यहां रखना, तभी जाकर तो ऐसा होता है कि तुम्हारी भीड़ पर कोई अनजान आदमी आता है और गाड़ी चढ़ाकर 35 लोगों को घायल कर देता है। अच्छा, यूरोप के अंदर थोड़ा सा डेमोक्रेसी को ज्यादा फॉलो किया जाता है, अवैध प्रवासियों को उतनी ही इज्जत देना, उन्हें बसाना, ये सारे नियम कानून वहां पे होते हैं। ऐसे में आए दिन फ्रांस के अंदर हर दिन हमले सुनने को मिल रहे हैं, जर्मनी में हर दिन हमले सुनने को मिल रहे हैं। तो जो अवैध प्रवासी वहां पहुंचते हैं, उन्हें बसाने को लेकर के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं, जेडी वेंस ने यूरोप को खूब खरी खोटी सुनाई कि हम अमेरिका वाले ऐसे नहीं हैं आप लोगों की तरह, जो यहां पर आए दिन पहले तो इन लोगों को बसाते हैं जो अवैध रूप से आते हैं, और यही लोग गुस्सा होकर तुम्ही पर जाकर बम फोड़ते हैं। हम इसका खंडन करते हैं। जेडी वेंस ने यूरोपियन देशों को डेमोक्रेसी के नाम पर जो पाठ पढ़ाया, उससे ये और ज्यादा यूरोपियन देश आग बबूला हो गए। जर्मनी के एक अधिकारी तो ये तक बोल दिए कि जेडी वेंस, हम आपकी बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम डेमोक्रेटिक हैं, आपकी बात सुनने का ही हमारे पास अधिकार है। हम आपकी बात से असहमत हो सकते हैं, लेकिन आपके बोलने की बात का, बोलने के अधिकार की हम रक्षा करेंगे। आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। जेडी वेंस जब बोल रहे हैं तो वो तो ट्रंप की बात बोल रहे हैं कि देखो ट्रंप ने अवैध प्रवासियों को निकाल दिया और तुम लोग पीड़ित हो रहे हो। बात तो वो यूरोप वालों को बिल्कुल कह रहे थे उस तरह की जो उनके फायदे की हो, लेकिन उन्हें लग ऐसा रहा था कि ट्रंप ने जेडी वेंस को भेजा है कि जाओ और जाकर के इनको सुना के आओ। तो ऐसे में जेडी वेंस बाकर के इसके सामने और बैठ गए और इसको फिर से सुनाया कि बेटा तुम क्या ज्ञान दे रहे थे कि हम सेना बनाएं, मतलब यूरोप वाले देश मिलकर सेना बनाएं। तो देखो बात ऐसी है कि हम चाहते हैं परमानेंट शांति हो यूक्रेन के अंदर, और ऐसी शांति के लिए हम कुछ और रास्ते अपनाएंगे, सीधा सीधा आगे निकल जाएंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने इनका भाई साहब बहुत बुरा हाल कर दिया। मतलब बाइडेन जो गए उसके बाद जेलेंस्की को बड़ा सदमा लगा है, लेकिन भाई साहब ये सदमा पूरे यूरोप के अंदर बहुत बड़ा नुकसान लेकर आने वाला है। मैं आपको आज से ये प्रिडिक्ट करके दे सकता हूं, आप खुद भी अब तक इस बात को कैलकुलेट कर चुके होंगे। अमेरिका का ये रवैया जिसमें वो यूक्रेन को और यूरोप को बाईपास कर रहा है, अमेरिका के लिए हो सकता है आने वाले समय में बहुत महंगा साबित हो। आज वो जिस तरह से चलते चले जा रहे हैं, अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये तय कर लें बिना अमेरिका के सरवाइव करना, तो एक तरफ तो अमेरिका के टैरिफ की नीति धरी की धरी रह जाएगी और दुनिया के बचे हुए सारे देश इनको धदा बता देंगे। लेकिन देखना होगा कि इसका लीडर बनकर कौन निकल कर आता है। एक जमाना था दुनिया का लीडर यूरोप हुआ करता था, अब अमेरिका है। ऐसे में यूरोप और अमेरिका का ये जो कन्फ्लिक्ट है, उस कन्फ्लिक्ट की सुगबुगाहट यहां आते हुए देख सकते हो जब इमानुएल मैक्रोन ने यूरोपियन देशों को बुला लिया है। यूके ने कहा है कि हे यूक्रेन, हम तुम्हारे पास सेना भेज दें, अगर तुम कहो तो तुम्हारी रक्षा के लिए वो काम आ जाएगा। साथियों, बहुत कुछ पक रहा है इस समय मिडिल ईस्ट में, यूरोप में। तैयार रहिए इन सारी खबरों के अपडेट्स के लिए। जैसे भी यहां पर कुछ नया घटित होता है, आपको हम सूचनाएं देते रहेंगे संपूर्ण विश्लेषण के लिए। मैं फिर से दोहरा दूं, हम कोई न्यूज चैनल नहीं है, लेकिन न्यूज का विश्लेषण करना हमारा कार्य है। हम आपको उनको विश्लेषण इस रूप में करके देते हैं ताकि आपको इन खबरों का, इन लाइनों का अर्थ समझ में आए कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, खबरों के पीछे की कहानी क्या चल रही है। संभवतया आप लोगों को हमारा यह प्रयास पसंद आता हो, और अगर आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथियों से साझा जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता। फिलहाल के लिए इतना ही। और हां, आप लोगों के लिए हमारी तरफ से एक जो बड़ी सूचना है वो ये है कि हमारा एक एप्लीकेशन है अपनी पाठशाला, उसके कल 2 साल पूरे हुए, और उसी उपलक्ष्य में हमने काफी सारे कोर्सेज पर बहुत बड़ा डिस्काउंट डिक्लेयर किया हुआ है। म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बेहतरीन कोर्स मैंने बातें बाजार की एप्लीकेशन पर अभी लॉन्च किया है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। कोर्स की कीमत 1999 है, लेकिन कूपन कोड अंकित 50 यूज करके आप 999 में उसे एक्सेस कर सकते हैं। मात्र 7 दिन के लिए ही यह ऑफर खोला गया है। आप जाकर उसमें एनरोल हों और पूरे साल भर तक म्यूचुअल फंड से संबंधित जिस भी प्रकार के डाउट्स हैं उन्हें आप इन क्लासेस के माध्यम से क्लियर कर लें। उद्देश्य यह होगा कि अगर आप मिनिमम 1000 रुपए की भी एसआईपी लगाते हैं म्यूचुअल फंड्स में, उससे कम की कीमत पर आपको एक ऐसा नॉलेज मिलेगा कि आप अपना भविष्य में बहुत बड़ा पैसा बचा लेंगे। ठीक इसी प्रकार से
आप स्टॉक्स में अगर ट्रेड करते हैं तो ट्रेड से पहले आप फंडामेंटल ऑफ स्टॉक्स समझें कि आफ्टर ऑल किस तरह से एल्गोस चलती कैसे हैं, टेक्निकल एनालिसिस होता कैसे है, किस तरह से बार का अध्ययन किया जाता है, सारी चीजें कैंडल स्टिक कैसे वर्क करती हैं, ये डिटेल में आपको समझाया गया है बेहतरीन तरीके से। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, साथ ही साथ अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर एपीएस कोड यूज करके आप हमारे कोर्सेज जो 4500 के हैं उन्हें बहुत ही नॉमिनल कीमत पर ले सकते हैं। 1499 के कोर्सेज भी आपके लिए बहुत ही नॉमिनल कीमत पर उपलब्ध हैं। उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आएगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।